1983 में आई कलाकार में हीरो ने श्रीदेवी को सुनाते हुए गाया, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। उसके बाद 2008 में आई रॉक ऑन में फरहान अख्तर ने पूछा, आसमान ये नीला क्यों है। फिर आए हनी सिंह, जिन्होंने आसमान के नीलेपन को पानी में मिलाकर कॉकटेल बनाया और कहा, आज ब्लू है पानी पानी। तो कुल मिलाकर यह साबित हुआ है कि नीला रंग बहुत अहम है, ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि नेचर में भी और हमारे विज्ञान में भी। लेकिन ये नीला रंग हमेशा आसानी से हाथ नहीं आया है। कई बार इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा और आज हम एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। 1960 के दशक में हमारे पास रेड एलईडीज थी, ग्रीन एलईडीज भी थी, लेकिन एक रंग गायब था, यानी ब्लू। और ब्लू के बिना ही इंजीनियर सफेद रोशनी नहीं बना सकते थे या फिर बाकी के रंग नहीं बना सकते थे। इसका मतलब एलईडी सिर्फ इंडिकेटर्स और डिजिटल क्लॉक तक ही सीमित थी। फिर शुरू हुई एक रेस। IBM से लेकर GE तक सभी बड़ी टेक कंपनियां अपनी पूरी एनर्जी और पैसा लगाने लगी बस इस एक ब्लू एलईडी को बनाने के लिए। हजारों वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्लू एलईडी बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। पर यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्लू एलईडी को बनाना इतना मुश्किल क्यों था, और जब आखिरकार ये बन गई तो इसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को कैसे बदल कर रख दिया। 3 scientists who invented the LED were awarded the Nobel Prize in Physics this year. But what have LED lights really done for us? And more importantly, what can they do for the rest of the world? दोस्तों, 1960 तक LEDs एक नए दौर की शुरुआत कर चुकी थी। सोचो, एक छोटी सी लाइट जो आपके डिजिटल घड़ी में चमकती थी या फिर डैशबोर्ड पर एक छोटा इंडिकेटर बनकर चमकती थी। यहाँ तक लाल और हरे रंग की LEDs तो हमने बना ली थी, लेकिन अभी भी एक आखिरी रंग की LED बनानी अभी बाकी थी जो पूरी दुनिया बदलने वाली थी, और ये रंग था ब्लू। ब्लू LED के बिना LED सिर्फ आम गैजेट तक ही सीमित थी, क्योंकि जरा सोच कर देखो, नीले रंग की LED के बिना टीवी या फिर जिस फोन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें फुल कलर डिस्प्ले बनाना इम्पॉसिबल था। लाल, हरा और नीले रंग मिलकर ही सफेद रंग की रोशनी बनाते हैं, और सफेद रोशनी ही रियल लाइफ कलर्स या पूरे कलर स्पेक्ट्रम को बनाती है। लेकिन बिना नीले लाइट के सब कुछ इम्पॉसिबल था। असल में ब्लू लाइट्स को बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, और रेड और ग्रीन एलईडीज के लिए जो मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहा था वो ब्लू के लिए काम नहीं कर रहा था। सभी बड़े इंजीनियर्स हर एक तरीके से इसे बनाने में लगे हुए थे, पर नीली रोशनी चमकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, जरा सा सोच कर देखो, दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और इंटेलिजेंट दिमाग सिर्फ एक रोशनी को बनाने में पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन फिर भी ब्लू बनाना इम्पॉसिबल था। और फिर आए जापान के वैज्ञानिक शूजी नाकामुरा। शूजी नाकामुरा एक रिसर्चर थे जो एक छोटी जापानी केमिकल कंपनी निशिया कॉरपोरेशन में काम करते थे, और उन्होंने हाल ही में सेमीकंडक्टर बनाने की शुरुआत की थी, जो उस समय लाल और हरे रंग की LEDs में इस्तेमाल होती थी। लेकिन 1980 के आखिरी तक सेमीकंडक्टर डिवीजन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा नामी गिरामी कंपनियों के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इस वजह से वो लगातार हार रहे थे। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसे ठीक करने के लिए कंपनी नए एम्प्लॉय नाकामुरा से नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दबाव डालने लगी, जबकि नाकामुरा के सीनियर्स उनकी रिसर्च को पैसा बर्बाद करने वाले कहने लगे थे। और ऊपर से निशिया कॉरपोरेशन में भी पैसा बहुत कम था। नाकामुरा का लैब भी खास तौर पर उन मशीनों से बना हुआ था जो उन्होंने खुद चोरी और जुगाड़ से बनाया हुआ था। यहाँ तक कि 1988 तक नाकामुरा के सुपरवाइजर उनकी रिसर्च से इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने नौकरी छोड़ने तक की सलाह दे दी थी। और यही वो समय था जब नाकामुरा ने जाने अनजाने में कंपनी के फाउंडर और प्रेसिडेंट नोबुओ ओगावा के सामने एक प्रपोजल रखा, जिसे सोनी, तोशिबा और पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनियां नहीं बना पा रही थी, यानी ब्लू एलईडी। पिछले कुछ दशकों से सेमीकंडक्टर्स में घाटा सहने के बाद कंपनी के प्रेसिडेंट ओगावा नाकामुरा को उनके नए प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन येन फंड करने का फैसला किया, जो शायद उस समय पूरी कंपनी के एनुअल प्रॉफिट का 15% था। असल में सबको पता था कि एलईडीज भविष्य में लाइट बल्ब्स को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि लाइट बल्ब टंगस्टन फिलामेंट में करंट दौड़ने से काम करता है। वो आपने देखा है ना, वो पतला सा तार जो चमकता है, उसके गर्म हो जाने से ही रोशनी पैदा होती है, लेकिन उसमें से ज़्यादा रेडिएशन इंफ्रारेड या हीट के रूप में निकलती है,
और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही उजाला बनाने वाली रोशनी बनाता है, और LEDs प्राइमरली लाइट बनाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। और एक डियोड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही बहाते हैं। नाकामुरा ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके नीले रंग की LED का इन्वेंशन किया था। यहाँ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप डीप साइंस को पसंद करते हैं, मतलब LED कैसे काम करती है, उसके एटम कैसे काम करते हैं, उसके पीछे का साइंस वगैरह वगैरह, तो इस स्टोरी को बिना छेड़े कंटिन्यू रखें। और अगर आप सिर्फ ब्लू LED की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के इस हिस्से को स्किप कर सकते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये काम कैसे करती है। जब आप एक आइसोलेटेड एटम को कंसीडर करते हैं और उसके हर इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पर लेके जाते हैं, तब ये काम करती है। इसे समझने के लिए हम इस एनर्जी लेवल्स को हॉकी स्टेडियम की इकलौती सीट की तरह सोच सकते हैं। जब सभी एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके पास आइडेंटिकल एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन जब हम इन एटम्स को मिलाकर एक सॉलिड बना देते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ न्यूक्लियस का ही नहीं बल्कि अपनी न्यूक्लियाई का भी असर महसूस करने लगते हैं। इस वजह से उनके एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से एनर्जी लेवल्स आइडेंटिकल होने की वजह एक बड़े झुंड में बदल जाती है, जिससे हम एनर्जी बैंड कहते हैं। सबसे ऊंची एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम बैलेंस बैंड कहते हैं, और उसके अगले हायर एनर्जी बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं, जिससे हम बालकनी लेवल की तरह सोच सकते हैं। और कंडक्टर्स में थोड़ा बैलेंस बैंड भरा होता है, जिसका मतलब है कि थोड़ा थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स आसपास की खाली सीट पर कूद सकते हैं, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो वो एक खाली सीट से दूसरी खाली सीट पर कूदने लगते हैं और मटेरियल में करंट दौड़ने लगता है। इंसुलेटर्स में बैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है, और बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच की एनर्जी डिफरेंस, जिसे हम बैंड गैप कहते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, क्योंकि बैलेंस बैंड में मूव करने के लिए कोई भी सीट मौजूद ही नहीं होती, और बैंड गैप इतना बड़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कूद नहीं सकते। और सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर की तरह होते हैं, लेकिन इसका बैंड गैप छोटा होता है। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो कंडक्शन बैंड में उछल कूद कर सके, और अब वो आसपास की खाली सीट पर आराम से उछलने कूदने लगते हैं और करंट सब में दौड़ने लगता है। बल्कि जो खाली सीट्स बैलेंस बैंड में छूट गई होती हैं वो भी मूव करने लगती हैं। वैसे असल में ये आसपास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उन खाली सीट पर उछल कूद कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो खाली सीट या होल पॉजिटिव चार्ज की तरह कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। खुद में पूरे सेमीकंडक्टर उतने इस्तेमाल नहीं होते। इन्हें और काम करने लायक बनाने के लिए आपको लैटिस में इम्प्योरिटी वाले एटम्स डालने पड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। जैसे सिलिकॉन में आप थोड़ी सी फास्फोरस एटम्स डाल देते हैं, ठीक वैसे फास्फोरस सिलिकॉन के जैसा ही होता है, इसलिए ये आसानी से लैटिस में फिट हो जाता है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी साथ में लेके आता है। ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कूद सकते हैं और करंट कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादा चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। इसलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एन मतलब नेगेटिव। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेमीकंडक्टर खुद न्यूट्रल होते हैं, बस इसमें चार्ज कैरियर्स नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही एक और टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसमें चार्ज कैरियर पॉजिटिव होते हैं, जिसे पी टाइप कहा जाता है, ठीक एन टाइप की ही तरह। पी टाइप सिलिकॉन बनाने के लिए बोरॉन एटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन लैटिस में फिट हो जाता है, लेकिन ये सिलिकॉन से एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन कम लेकर आता है। इस वजह से ये बैलेंस बैंड में जस्ट ऊपर एक खाली एक्सेप्टर लेवल बनाता है, जिसमें थोड़ी थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से बाहर कूदने लगते हैं और खाली होल छोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव होल्स ही ज़्यादा पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यहाँ एक बार फिर मटेरियल अनचार्ज होता है। बस इसमें चार्ज कैरियर पॉजिटिव होल्स बनाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग तब लगता है जब पी टाइप और एन टाइप दोनों को एक साथ रखते हैं। बिना किसी सर्किट से कंडक्ट हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप के होल्स में गिरने लगते हैं। इससे पी टाइप थोड़ा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और एन टाइप थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट मटेरियल के अंदर बनने लगती है। इलेक्ट्रॉन्स लगातार डिफ्यूज करते रहते हैं जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बड़ी ना हो जाए कि वो क्रॉस करने से रोक दे, और यहाँ डिप्लेशन रीजन बन जाता है, जो एक ऐसा एरिया है जहाँ चार्ज कैरियर्स की कमी होती है।
मतलब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और बैलेंस बैंड में कोई होल्स नहीं होते। अगर आप डियोड को गलत तरीके से बैटरी से जोड़ते हैं तो ये डिप्लेशन रीजन को फैला देगा जब तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड को परफेक्टली अपोज ना कर दे और कोई करंट फ्लो ना हो। लेकिन अगर बैटरी को पोलैरिटी फ्लिप करते हैं तो डिप्लेशन रीजन थोड़ा छोटा होने लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगती है और इलेक्ट्रॉन N से P में बहने लगते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में एक होल के अंदर गिरता है तो उस बैंड गैप की एनर्जी फोटोन के रूप में बदलकर बाहर निकलती है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदलकर लाइट बनाने लगती है और इस तरीके से डियोड या एलईडी काम करती है। और निकलने वाली रोशनी का रंग बैंड गैप के साइज पर डिपेंड करता है और पूरे सिलिकॉन में बैंड गैप सिर्फ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। इस वजह से इससे निकलने वाला फोटोन कम दिखाई देता है, बल्कि इंफ्रारेड लाइट होता है। ये वाले एलईडीज आपके टीवी के रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं और हम इसे सिर्फ कैमरे से ही देख सकते हैं। यहाँ स्पेक्ट्रम से ऊपर जाते हुए अब आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले विजिबल लाइट एलईडीज लाल क्यों हुई थी, फिर हरी और नीले रंग की रोशनी बनाना इतना मुश्किल क्यों था। एक नीली लाइट का फोटोन बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसलिए एक बड़ा बैंड गैप चाहिए होता है। 1980 तक हज़ारों मिलियन डॉलर्स इस सही मटेरियल की तलाश में खर्च हो चुके थे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के हाथ खाली ही थे। पर इतने पैसे खर्च करने के बाद रिसर्चर्स ये समझ गए थे कि उन्हें इस एलईडी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, यानी हाई क्वालिटी क्रिस्टल। क्योंकि ब्लू एलईडी को बनाने में कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करे वो परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही जरूरी होना चाहिए। अगर क्रिस्टल लैटिस में कोई भी डिफेक्ट होता तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव रुक जाता, जिससे वो अपनी एनर्जी विजिबल लाइट के रूप में बदलने के बजाय हीट के रूप में बदलने लगता। इसलिए सबसे पहले कंपनी के प्रेसिडेंट ओगावा के प्रपोजल में नाकामुरा को फ्लोरिडा जाना था, जहां ओगावा के पुराने कलीग एक नई क्रिस्टल मेकिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिसे मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजन कहा जाता है, यानी MOCVD कहते हैं। एक MOCVD रिएक्टर जो असल में एक बड़ा ओवन होता है जिसमें क्रिस्टल के वेपर मॉलिक्यूल्स को एक गर्म चैम्बर में इंजेक्ट करते हैं, जहां ये एक बेस मटेरियल जिसे सबस्ट्रेट कहा जाता है उसके साथ रिएक्ट करता है और लेयर्स बनाते हैं। ये ज़रूरी है कि सबस्ट्रेट लैटिस उस क्रिस्टल लैटिस के साथ मैच हो जो ऊपर बिल्ड हो रहा है, ताकि एक स्टेबल और स्मूथ क्रिस्टल बन सके। असल में ये एक बहुत ही अनोखा काम होता है जहां क्रिस्टल लेयर्स को सिर्फ कुछ एटम जितनी पतली लेयर बनाई जाती है। नाकामुरा ने पूरा एक साल लैब में MOCVD को समझने और मास्टर करने पर काम किया, लेकिन ये उनके लिए उतना आसान नहीं था क्योंकि उनके पास MOCVD सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने 12 महीने में से 10 महीने नए सिस्टम को दूर से समझने में ही गुजार दिए थे और इससे भी बुरा उनके लैब साथी उनका बहिष्कार करते थे, क्योंकि नाकामुरा के पास ना तो डॉक्टरेट था और ना ही कोई एकेडमिक पेपर थे, क्योंकि निशिया कंपनी पब्लिशिंग की परमिशन ही नहीं देती थी। उनके लैब के साथी जो सभी PhD रिसर्चर थे उन्हें एक टेक्नीशियन समझते थे। वो 1989 में जापान वापस 2 चीज़ों के साथ लौटे। पहली, निशिया के लिए एक बिल्कुल नया MOCVD रिएक्टर का ऑर्डर लेकर, और दूसरी, अपने PhD हासिल करने का जज्बा। उस वक्त में बिना यूनिवर्सिटी जाए PhD हासिल की जा सकती थी, यानी सिर्फ 5 रिसर्च पेपर ही पब्लिश होने से PhD मिल जाती थी। और नाकामुरा को हमेशा पता था कि ब्लू LED इन्वेंट करने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अब उनके पास बैकअप प्लान था, यानी अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो कम से कम PhD तो पूरी कर ही लेंगे। अब सवाल ये था कि MOCVD का ज्ञान हासिल करने के बाद किस मटेरियल पर रिसर्च की जाए। इस वक्त तक वैज्ञानिक 2 ऑप्शन तक पहुंच चुके थे, जिंक सेलेनाइड और गैलियम नाइट्रेट। ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं जिनका बैंड गैप उस वक्त थियोरेटिकली ब्लू LED के रेंज में आता था और जिंक सेलेनाइड ज़्यादा बेहतर मैच हो रहा था। जब जिंक सेलेनाइड को MOCVD रिएक्टर में बनाया तो इसका सबस्ट्रेट गैलियम एसनाइड से सिर्फ 0.3% लैटिस मिसमैच था। इस वजह से जिंक सेलेनाइड क्रिस्टल में लगभग 1000 डिफेक्ट पर स्क्वायर मीटर था, जो LED फंक्शनिंग के अपर लिमिट के अंदर थे। इसकी सिर्फ परेशानी ये थी कि जब वैज्ञानिकों ने मल्टीपल तरीके से N टाइप जिंक सेलेनाइड बनाने पर P टाइप बनाने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं मिल रहा था। गैलियम नाइट्रेट को लगभग सभी शोधकर्ताओं ने कुछ खास कारणों से छोड़ दिया था। पहली बात कि उसका उच्च गुणवत्ता वाला क्रिस्टल बनाना बहुत मुश्किल था। गैलियम नाइट्रेट को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा सबस्ट्रेट सफायर था, लेकिन इसका लैटिस मिसमैच 16% था, जो कि काफ़ी बड़ा अंतर है। इस मिसमैच की वजह से डिफेक्ट्स का स्तर
बहुत ऊंचा हो गया था, लगभग 10 बिलियन प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक। दूसरी समस्या ये थी कि जिंक सेलेनाइड की तरह वैज्ञानिक सिर्फ एन टाइप गैलीनियम नाइट्रेट ही बनाने में सफल हुए थे, जिसमें सिलिकॉन डोपिंग का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन पी टाइप बनाना अभी तक मुश्किल बना हुआ था, जो कि ब्लू एलईडी के विकास के लिए ज़रूरी था। तीसरी परेशानी ये थी कि व्यावसायिक रूप से लाभदायक होने के लिए ब्लू एलईडी का कुल प्रकाश उत्पादन कम से कम 1000 माइक्रोवाट होना चाहिए था, जो कि किसी प्रोटोटाइप ने अब तक हासिल नहीं किया था। इन दोनों ऑप्शन में जिंक सेलेनाइड और गैलीनियम नाइट्रेट में से लगभग सभी शोधकर्ता जिंक सेलेनाइड पर ही केंद्रित थे। जब नाकामुरा ने देखा कि जिंक सेलेनाइड का क्षेत्र पहले से ही भीड़ भरा है, तो उन्होंने तय किया कि गैलीनियम नाइट्रेट पर ही काम करेंगे, जहां प्रतिस्पर्धा बहुत कम थी। गैलीनियम नाइट्रेट का मुख्य दावा तब प्रसिद्ध हुआ था जब 1972 में REC के इंजीनियर हर्बर्ट मरुस्का ने गैलीनियम नाइट्रेट ब्लू एलईडी बनाई थी, लेकिन ये एलईडी धुंधली और अल्प प्रभावी थी। RCA ने इसे एक बेकार परियोजना मानते हुए इसका बजट भी घटा दिया था। 20 साल बाद भी वैज्ञानिक राय नहीं बदली थी। जब नाकामुरा ने जापान में सबसे बड़ी अप्लाइड फिजिक्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, तो उन्होंने देखा कि जिंक सेलेनाइड पर टॉक्स में 500 से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन गैलीनियम नाइट्रेट पर सिर्फ 5 लोग थे। उन 5 लोगों में से 2 गैलीनियम नाइट्रेट के वर्ल्ड एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर इसामु आकासाकी और उनके पूर्व ग्रेजुएट स्टूडेंट डॉक्टर हिरोशी अमानो। नाकामुरा की स्टडी के मुकाबले ये दोनों नागोयो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे, जो जापान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है। कुछ साल पहले उन्होंने हाई क्वालिटी वाले क्रिस्टल को बनाने में एक बड़ी सफलता हासिल की थी। सफायर पर सीधे गैलियम नाइट्रेट ग्रो करने की वजह उन्होंने एल्युमिनियम नाइट्रेट की एक बफर लेयर बनाई। एल्युमिनियम नाइट्रेट का लैटिस स्पेसिफिक सफायर और गैलीनियम नाइट्रेट के बीच का होता है, जिससे गैलीनियम नाइट्रेट क्रिस्टल को आसानी से ग्रो करना संभव हो गया। एक परेशानी ये थी कि एल्युमिनियम MOCVD रिएक्टर के लिए दिक्कतें पैदा कर रहा था, जिससे इस प्रोसेस को बड़े लेवल पर करना मुश्किल हो गया था। लेकिन उस समय नाकामुरा इस लेवल पर भी नहीं थे। नीशिया में वापस आने के बाद वो नए MOCVD रिएक्टर में गैलियम नाइट्रेट को सामान्य रूप से ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे। 6 महीने की मेहनत के बाद निराश होकर उन्होंने फैसला किया कि वो मशीन को खोलकर खुद ही उसका एक बेहतर वर्जन बनाएंगे। फ्लोरिडा में बिताए गए 10 महीने जिसमें उन्होंने रिएक्टर असेंबल किया था, अब उनके काम आने वाला था। उन्होंने एक नया रूटीन फॉलो किया। हर दिन सुबह 7 बजे लैब पहुंचना। दिन का पहला हिस्सा वेल्डिंग, कटाई और रिएक्टर को रिवायर करने में लगता। दिन का दूसरा हिस्सा मॉडिफाइड रिएक्टर पर एक्सपेरिमेंट्स में बिताते, ये देखने के लिए कि वो क्या हासिल कर सकता है। और रात 7 बजे घर जाकर डिनर करते और फिर सो जाते। नाकामुरा ने यह रूटीन हर दिन फॉलो किया, बिना किसी वीकेंड या छुट्टी के। उन्होंने केवल न्यू ईयर के दिन ही छुट्टी ली, जो जापान का सबसे ज़रूरी त्यौहार है। लगभग 1 साल और आधे साल के लगातार काम करने के बाद 1990 के अंत में एक सर्दियों के दिन नाकामुरा लैब में आए। हमेशा की तरह सुबह कुछ बदलाव किए और दोपहर में गैलियम नाइट्रेट का सैंपल ग्रो करके टेस्ट किया, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 4 गुना ज़्यादा थी किसी भी गैलियम नाइट्रेट की तुलना में जो सीधे सफायर पर ग्रो किया गया था। नाकामुरा ने इस दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे रोमांचक दिन बताया था। असल में उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, यानी MOCVD रिएक्टर में एक दूसरी नोजल जोड़ दी थी। गैलियम नाइट्रेट की प्रतिक्रिया में बनी गैस हॉट चैम्बर से होती हुई, जिसमें हवा में मिलकर एक पाउडरी वेस्ट बनाता था, लेकिन दूसरी नोजल से एक डाउनवर्ड इनवर्ट गैस की धारा निकलने लगी, जो पहले फ्लो को सबस्ट्रेट के साथ स्टेबल रखती थी ताकि एक समान क्रिस्टल बन सके। सालों से वैज्ञानिकों ने MOCVD में दूसरी धारा जोड़ने से परहेज किया था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे सिर्फ ज़्यादा आवाज़ ही आएगी। लेकिन नाकामुरा ने एक खास नोजल का इस्तेमाल किया, जिससे जब भी ये धाराएं मिलें वे लैमिनर बने। उन्होंने अपनी इस खास खोज का नाम दिया 2 फ्लो रिएक्टर। अब वो आकासाकी और आसमानों से मुकाबला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके एल्युमिनियम नाइट्रेट बफर लेयर को कॉपी करने की वजह उसको 2 फ्लो डिज़ाइन इतना प्रभावी था कि वो एक स्मूथ और स्टेबल गैलियम नाइट्रेट बना रहा था, जो सफायर सबस्ट्रेट पर खुद बफर लेयर के रूप में काम कर सकता था। इससे एक और भी साफ सुथरा गैलियम नाइट्रेट क्रिस्टल ऊपर की ओर बनता था, बिना एल्युमिनियम की समस्याओं के। अब नाकामुरा के पास अब तक के सबसे हाई क्वालिटी वाले गैलियम नाइट्रेट क्रिस्टल थे, लेकिन जैसे जैसे वो अपने काम में और गहराई से जुड़ते जा रहे थे, चीज़ें गलत होने लगी। असल में जब वो फ्लोरिडा में थे,
तो नोबुओ ओगावा ने निशिया में पीछे हटकर चेयरमैन का पद संभाल लिया था। असल में नोबुओ एक रिस्क लेने वाले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंपनी के पहले प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हुए थे। यही वजह थी कि उन्होंने इतने लंबे समय तक नाकामुरा के बड़े प्लान्स को समर्थन दिया था। लेकिन अब उनकी जगह उनके दामाद एजी ओगावा कंपनी के सीईओ का पद संभाल लेते हैं। नए ओगावा का रवैया बहुत सख्त था और परंपरावादी था। 1990 में एक एग्जीक्यूटिव जो मात्सुशिता में थे, जो कि एक एलईडी निर्माता और निकिया के सबसे बड़े कस्टमर में से भी एक थे, कंपनी में एक टॉक देने आए। उस टॉक में उन्होंने जिंक सेलेनाइड को भविष्य बताया और ऐलान किया गैलियम नाइट्रेट का कोई भविष्य नहीं है। उसी दिन नाकामुरा को एजी से एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था कि वो गैलियम नाइट्रेट पर काम करना तुरंत बंद कर दे। एजी कभी भी इस रिसर्च को समर्थन नहीं करते थे और इसे एक बड़ा नुकसान मानते थे। लेकिन नाकामुरा ने वो नोट क्रम्पल किया और फेंक दिया। ऐसे ही उन्होंने तब किया जब कंपनी के मैनेजमेंट से उन्हें इसी तरह के और कॉल्स और नोट्स मिलने लगे। अपनी जिद में उन्होंने 2 फ्लो रिएक्टर पर काम को निशिया के अनुमति के बिना ही पब्लिश कर दिया। ये उनका पहला पेपर था, यानी ध्यान रखिएगा एक पेपर हो गया, अब 4 बाकी है। खैर, क्रिस्टल फॉर्मेशन सेटल होने के बाद उन्होंने दूसरी रुकावट पर काम करना शुरू कर दिया, जो था पी टाइप गैलियम नाइट्रेट बनाना। इस मामले में भी आकासाकी और अमानो पहले से ही कदम बढ़ा चुके थे। उन्होंने मैग्नीशियम डोप्ड गैलियम नाइट्रेट का सैंपल बनाया था, लेकिन शुरुआत में वो पी टाइप की तरह हरकतें नहीं कर रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम के एक्सपोजर के बाद वो पी टाइप की तरह हरकतें करने लगा। दुनिया का पहला पी टाइप गैलियम नाइट्रेट 20 साल की मेहनत के बाद बनकर तैयार था। समस्या ये थी कि किसी को ये नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है, और हर क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन बीम से रेडिएट करने का प्रोसेस कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए बहुत धीमा था। पहले नाकामुरा ने आकासाकी और अमानो के तरीकों को कॉपी किया, लेकिन उन्हें लगा कि इलेक्ट्रॉन बीम शायद जरूरत से ज्यादा भारी समाधान है। शायद क्रिस्टल को सिर्फ थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत थी। तो नाकामुरा ने मैग्नीशियम डोप्ड गैलियम नाइट्रेट को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक तरीका अपनाया जिसे एनलिंग कहते हैं, और इसका हुआ ये कि एक पूरा पी टाइप सैंपल तैयार हो गया। यह प्रोसेस शैलो इलेक्ट्रॉन बीम से भी ज्यादा असरदार था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम सिर्फ लेवल पर पी टाइप बनाती थी, जबकि ये हीटिंग एक तेज और स्केलेबल समाधान था। नाकामुरा का यह काम भी ये दिखाता है कि पी टाइप बनाना इतना मुश्किल क्यों था। गैलियम नाइट्रेट को MOCVD से बनाते वक्त नाइट्रेट को अमोनिया से आपूर्ति किया जाता है, लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन भी बहुत होता है। जहां मैग्नीशियम डोप्ड गैलियम नाइट्रेट में होल्स होने चाहिए थे, वहां हाइड्रोजन एटम्स चुपके से मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहे थे और सारे होल्स को बंद कर रहे थे। सिस्टम में एनर्जी डालने से यह हाइड्रोजन मटेरियल से निकल गया और होल्स फ्रीज होने लगे। अब नाकामुरा के पास ब्लू एलईडी बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स थे, और 1992 में सेंट लुइस के एक वर्कशॉप में उन्होंने अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया और उनके काम को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अब वो अपना नाम बनाने लगे थे, लेकिन चाहे उन्होंने वैस प्रोटोटाइप तैयार कर लिया हो, वो ब्लू वॉलेट रंग का था। इस्तेमाल के लिए जरूरी 1000 माइक्रोवाट थ्रेशोल्ड से बहुत कम था। निशिया में नए सीईओ ईजी की सहनशीलता अब खत्म हो चुकी थी। एजी ने नाकामुरा को लिखित आदेश भेजे कि वो अब एक्सपेरिमेंट्स ना करें, जो भी उनके पास है उससे एक प्रोडक्ट बनाए। उनकी नौकरी फिर से खतरे में थी, लेकिन नाकामुरा उनके आदेश की परवाह नहीं करते थे। इस वक्त उनके पास सिर्फ एक आखिरी चुनौती बची थी, अपने ब्लू एलईडी का लाइट आउटपुट पावर 1000 माइक्रोवाट तक लेके आना, और इसमें एक जानी पहचानी ट्रिक का इस्तेमाल करना इस काम में मददगार साबित हुआ। एक वेल बनाना जो एक पतली परत होती है, जिसे PN जंक्शन के पास एक्टिव लेयर कहते हैं, जो बैंड गैप का थोड़ा काम कम कर देती है। यह तरीका ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को N टाइप कंडक्शन बैंड से गिरने के लिए उकसाते हैं और P टाइप बैलेंस बैंड से होल्स को भरते हैं। गैलियम नाइट्रेट के लिए सबसे बेस्ट एक्टिव लेयर ईडियम गैलियम नाइट्रेट ही थी, जो ना सिर्फ बैंड गैप को पार करना आसान बनाती थी, बल्कि इसके ब्लू वायलेट गैप को भी सही रेंज में ले आती थी। इस बार आकासाकी और अमानो नाकामुरा को पीछे नहीं छोड़ पाए। वो ईडियम गैलियम नाइट्रेट को ग्रो करने में फंसे हुए थे, लेकिन नाकामुरा के पास एक बड़ा फायदा था, उनकी MOCVD रिएक्टर को कस्टमाइज करने की क्षमता। यह उनके ब्रूट फोर्स तकनीक का इस्तेमाल करने का एक मौका देती थी, जिसमें उन्होंने रिएक्टर को एडजस्ट करके गैलियम नाइट्रेट पर ज़्यादा से ज़्यादा
एडियम पंप किया था, इस उम्मीद में कि कुछ तो जुड़ जाएगा और ये टेक्निक काम कर गई और उन्होंने एक साफ एडियम गैलियम नाइट्रेट क्रिस्टल हासिल किया। नाकामुरा ने तुरंत इस एक्टिव लेयर को अपनी एलईडी में शामिल कर लिया, लेकिन वेल ने इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा एक्साइट कर दिया कि वो आपस में गैलियम नाइट्रेट लेयर में लीक हो गए। पर नाकामुरा ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों में उन्होंने इस परेशानी को भी हल कर लिया। वेल के उल्टे डिजाइन, एक हिल बनाकर उन्होंने अपने रिएक्टर का इस्तेमाल फिर से किया ताकि एल्यूमिनियम गैलियम नाइट्रेट बना सके, जो एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें बड़ा बैंड गैप होता है और इलेक्ट्रॉन्स को वेल में घुसने से रोक सकता है। अब ब्लू एलईडी का स्ट्रक्चर काफी मुश्किल हो गया था और किसी ने नहीं सोचा था ये इतना एडवांस हो जाएगा, पर यही वो आखिरी कोशिश थी। 1992 तक शूजी नाकामुरा के पास ये ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। 30 साल की कोशिशों और उन अनेकों वैज्ञानिकों की खोज के बाद नाकामुरा ने वो कर दिखाया था जो शायद ही किसी ने सोचा था। उन्होंने एक शानदार ब्राइट ब्लू एलईडी बनाई जो दिन के उजाले में भी साफ साफ दिखाई देती थी। इसका लाइट आउटपुट 1500 माइक्रोवाट्स था और ये बिल्कुल परफेक्ट ब्लू 450 नैनोमीटर पर रोशनी पैदा कर रही थी। मार्केट में पहले से ही मौजूद नकली एलईडीज से 100 गुना ज़्यादा ब्राइट थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ये देखकर सुन्न रह गई। निशा की किस्मत पर इसका तुरंत असर पड़ा। ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई और 1994 के आखिरी तक वो हर महीने 1 मिलियन ब्लू एलईडीज बना रहे थे। 3 साल के भीतर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2 गुना हो गया था। 1996 में निशिया ने ब्लू से व्हाइट बनाने का आविष्कार भी शुरू कर दिया, जिसमें एलईडी के ऊपर एक पीला फास्फोरस लगाया गया था। यह केमिकल ब्लू फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता था और विजुअल रेंज में एक बोर्ड स्पेक्ट्रम में रेडिएट करता था। जल्दी ही निशिया ने दुनिया की पहली व्हाइट एलईडी बेचनी शुरू कर दी और एलईडी लाइटिंग का वो आखिरी फ्रंटियर अनलॉक कर दिया, जिसमें बहुत से लोगों को संदेह था कि अगले 4 सालों में उनकी बिक्री दोबारा से दोगुनी हो गई है। 2001 तक निशिया का रेवेन्यू लगभग $700 मिलियन प्रति साल तक पहुंच गया था, जिसमें से 60% केवल ब्लू एलईडी प्रोडक्ट्स में ही आता था। आज के दिन में निशिया दुनिया के सबसे बड़े एलईडी मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और उनका एनुअल रेवेन्यू अब $1 बिलियन में है। ये सब तो हो रहा था जब ब्लू एलईडी से कंपनी को $100 मिलियन की बिक्री हो रही थी। एजी ओगावा ने हमेशा नाकामुरा के जिद्दी और अलग तरीकों को एक लायबिलिटी यानी जोखिम समझा था, ना कि स्ट्रेंथ यानी ताकत। इसी वजह से साल 2000 में 20 साल से ज़्यादा समय तक निशिया में काम करने के बाद नाकामुरा ने कंपनी छोड़ दी और अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें कई नौकरियों के प्रस्ताव मिल रहे थे। लेकिन उनके निशिया के साथ समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। नाकामुरा ने क्रे नाम की एक दूसरी एलईडी कंपनी के लिए सलाह देनी शुरू कर दी और ये देखकर निशिया काफ़ी नाराज़ हो गई। कंपनी ने नाकामुरा पर सीक्रेट लीक करने का केस कर दिया। जवाब में नाकामुरा ने निशिया के खिलाफ एक कोर्ट सूट और कंपनी से उचित मुआवजा न देने के लिए $20,000 का दावा कर दिया। 2001 में जापानी कोर्ट ने नाकामुरा के पक्ष में फैसला दिया और निशिया को उनकी प्रभावकारी मांग से 10 गुना ज़्यादा राशि देने का आदेश दिया। लेकिन निशिया ने अपील की और आखिरी में यह केस $8 मिलियन पे आउट पर सुलझ गया। आखिर में यह राशि केवल नाकामुरा की कानूनी फीस को कवर करने के लिए ही काफ़ी थी। यह सब उस आविष्कार के लिए था जो आज तक $80 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है, जो हर चीज़ में है, चाहे वो घर के बल्ब्स हो, स्ट्रीट लाइट्स हो या आपके मोबाइल, कंप्यूटर या फिर टीवी की स्क्रीन हो। ये लाइट हर समय इस्तेमाल की जाती है। आजकल हम शायद ब्लू एलईडीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि सोने से पहले स्क्रीन की ब्लू लाइट से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सर्केडियम रिदम को डिस्टर्ब कर सकती है। यह सब गैलियम नाइट्रेट ब्लू एलईडी से ही होता है। लेकिन लाइटिंग के मामले में एलईडी बल्ब्स का लगभग कोई नेगेटिव पहलू नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और कई गुना ज़्यादा चलते हैं, सुरक्षित हैं और पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। खैर, पहली वाइट एलईडी के आने के 30 साल बाद आज तक हाई एंड बल्ब्स आपको 50,000 से भी ज़्यादा शेड्स ऑफ वाइट चुनने की सुविधा देते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इनकी कीमत अब दूसरी तरह के बल्ब से केवल कुछ रुपए ही ज़्यादा है और इनकी एफिशिएंसी के साथ औसतन डेली यूज़ और बिजली की कीमतों को देखते हुए आप केवल 2 महीनों में इसकी लागत वापस पा सकते हैं और उसके बाद सालों तक बचत कर सकते हैं। इसका नतीजा एक लाइटिंग रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया। 2010 में दुनिया भर में रेडिएशनली लाइटिंग बिक्री का सिर्फ
1% ही एलईडी थी, लेकिन 2022 तक ये 50% से ज़्यादा हो गई। एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि अगले 10 सालों में लगभग सभी लाइटिंग बिक्री एलईडी पर शिफ्ट हो जाएंगी। एनर्जी की बचत भी काफ़ी ज़रूरी होगी। लाइटिंग पूरी दुनिया की कार्बन प्रोडक्शन का लगभग 5% हिस्सा है। अगर हम पूरी तरह से एलईडीज़ की ओर स्विच करते हैं तो ये लगभग 1.4 बिलियन टन CO2 बचाने में मदद कर सकता है, जो कि दुनिया के आधे वाहनों को सड़कों पर हटाने के बराबर होगा। साल 2014 में नाकामुरा आकासाकी और अमानो को ब्लू एलईडी की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और नाकामुरा ने निशिया को अपने काम का समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उनके पास जाने और अपने रिश्ते ठीक करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन इसे मना कर दिया गया और आज भी उनका रिश्ता थोड़ा ऐसा ही है। शायद नोबेल प्राइज से भी ज़्यादा ज़रूरी ये था कि जब नाकामुरा ने 1994 में अपनी ब्लू एलईडी रिलीज़ की थी, तब तक उन्होंने 15 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए थे और उन्हें आखिरकार इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट मिल गया। और आज तक नाकामुरा ने 900 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। आज नाकामुरा का शोध अगली पीढ़ी के लिए एलईडीज़, माइक्रो एलईडीज़ और यूवी एलईडीज़ पर केंद्रित है। एलईडीज़ का इस्तेमाल अस्पताल या रसोई जैसी सतहों को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जा सकता है। बस यूवी लाइट्स को ऑन कीजिए और पैथोजेंस कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे। ये तो खैर अभी होना बाकी है, पर आपने ये वीडियो इतने सब्र से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको सेमीकंडक्टर्स की शुरुआत के बारे में जानना है तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। धन्यवाद।